हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस पॉडकास्ट। एंड आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है शिवम भाई। तो शिवम भाई से बात करते हैं। शिवम भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया साजन, आप सुनाओ क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड ये आपने अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने एक स्पेस दिया। एंड आई विश कि आप और ज़्यादा ग्रो करो इस पे। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो शिवम भाई आप बताओ, आप न्यूजीलैंड कब आए, कैसे आपने अप्रोच करी, आपकी बैकग्राउंड क्या थी इंडिया में, आप कौन सा कोर्स लेके किस एजेंट से कैसे आप न्यूजीलैंड आए? करेक्ट। तो हम बात करते हैं मेरी जर्नी की। 2012 में मैं न्यूजीलैंड आया था फॉर माय बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जी। बट मेरा जो पास्ट बैकग्राउंड था दैट वाज आई वाज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आर्ट्स जैसे बोलते हैं। तो आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट। मैं मतलब 50-55% मतलब होते हैं ना कि मतलब एक एवरेज स्टूडेंट और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में होते हैं। तो हम्म। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो उसके लिए मैंने पहले सोचा था कि मैं कनाडा जाऊंगा। हम्म। ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा रिव्यूज़ का इशू आया कि मतलब नहीं, गो फॉर अ बेटर कंट्री या और कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड भी होता था, सो ही वॉज कमिंग टू न्यूजीलैंड। तो उसने बोला कि यार तू भी न्यूजीलैंड आ जा। सो हम्म। आई अप्लाइड टू न्यूजीलैंड। ठीक राइट। है। वी एक्सप्लोर्ड काफ़ी सारे एजेंट्स, काउंसलर्स। बट उस टाइम पे काफ़ी लिमिटेशंस होती थी। इतने वाइड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे काउंसलर्स के। एक वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी। हम भी रिसर्च नहीं करते थे, पेरेंट्स भी रिसर्च नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ी सी लिमिटेशन थी उस टाइम पे। बट एनी हाउ मेरा हमेशा से मन था कि मैं हॉस्पिटैलिटी पढूं। राइट। बट मुझे मिला बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड कमिंग फ्रॉम आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ टू कॉमर्स, इट इज़ अ वेरी बिग चेंज फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट। जी। कि एक चैलेंज हो जाता है आप कोप अप करना। आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स या अकाउंटिंग नहीं करा है, बट फिर आपको एकदम से सब कुछ करना पड़ रहा है। तो एक दो बारी फेल भी हुए। एंड फेलिंग मीन्स इन इंटरनेशनल कंट्री कि आपका एक सब्जेक्ट का लगभग लाख सवा लाख रुपए जा रहा है। सो एक वो सेटबैक्स सा। ठीक है। तो वो चैलेंजेस होते हैं इनिशियली जो कि मुझे फेस करने पड़े। राइट। तो वो कोर्स आपको कैसे मतलब मिला, कैसे आपके एजेंट ने सुजेस्ट करा? बिकॉज आपने मेंशन करा आप हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते थे, तो राइट। आपने उन्होंने हॉस्पिटैलिटी क्यों नहीं आपको ऑफर करा उस टाइम? एक्चुअली उस टाइम पे मेरे ख्याल से या तो ऑप्शंस लिमिटेड थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जी। शायद उस कॉलेज के अंदर हॉस्पिटैलिटी नहीं था। फिर बाद में आके मुझे पता चला कि था। बट आई थिंक इनटेक निकल गया होगा, तो मुझे एक सर्टेन इनटेक में आना था। फिर हम्म। रिकमेंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि क्या वाइडर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं हॉस्पिटैलिटी करके। हम्म। सो दे रिकमेंडेड कि बैचलर ऑफ बिजनेस कर लो। सो आई ऑप्टेड फॉर दैट, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये था कि अब जाना ही है, इसी इनटेक में चले जाओ। एक होता है ना कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है हाँ। पर। हाँ। बट मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी और रिसर्च हो जाए अपने सब्जेक्ट्स को लेके, एक कोर्स को लेके। वो ना एक लंबी गेम के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। रादर देन हम लोग सोचें कि अभी करना है बाद में देख लेंगे। आई हम्म। थिंक वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की। तो राइट। मेरे केस में मुझे ये सीख मिली कि थोड़ा सा अगर हम लोग और रिसर्च करते पेरेंट्स के साथ और काउंसलर्स को एक्सप्लोर करते, तो आई थिंक एक अच्छा कोर्स ऑप्ट कर सकते थे। एक स्किल्ड जॉब में लैंड करना काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हर कोई इसी माइंडसेट के साथ आता है कि मतलब एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी हम्म। यूनिवर्सिटी, अच्छी जॉब, हाई पेइंग जॉब। तो उन चीज़ों को प्लान करना पहले से ही ज़रूरी है, रादर देन हम लोग यहाँ पे आके सोचें। राइट। मेरे को भी याद है क्योंकि उस टाइम बात करें 2000, क्योंकि मैं भी 13 में आया हूँ। हाँ तो जी। उस टाइम इंडिया में ऐसा टाइम चल रहा था कि जो लोग 80s 90s से बाहर गए हैं, करेक्ट। उस टाइम फ़ोन कॉल्स होती थी, लेटर्स होती थी। बट जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता गया, 2005-6 की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन्स आने शुरू हो गए थे। राइट। तो स्काइप वगैरह आ गई थी, सबके घरों हम्म। में लैपटॉप कंप्यूटर पहुंच गया था। तो वो एक अवेयरनेस बढ़ती जा रही थी फॉरेन कंट्री को लेके कि यार फॉरेन से जो आता है अच्छे अच्छे कपड़े महंगे बिल्कुल महंगे, बिल्कुल। वो सबको वो लगता था कि अरे यार पढ़ के मैं भी बाहर जाऊंगा, बाहर जाके रहूंगा, पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, ऐश करूंगा, वो करूंगा। कि उस टाइम करियर के बारे में वो प्लानिंग नहीं करी, बस एक माइंडसेट होता था कि बाहर जाना है। वो एक इम्प्रेशन ऐसा सेट हो गया था। इंप्रेशन ऐसा ठीक सेट हो है। गया एक था। वो सिंबल, एक स्टेटस सिंबल सा हो गया था कि भाई हम्म। बाहर जा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही है। दूर से दिखने वाली चीज़ें अच्छी दिखती है ना, हम्म। आके रियलिटी हम्म। पता चलती है। सो वो एक फेज़ होता है कि अगर हम लोग एक प्रॉपर रिसर्च कर लें, एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट, हम्म।
तो काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे लैंडिंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ करियर, पढ़ाई एंड जी सेटलमेंट। बिल्कुल राइट। तो शिवम भाई आप ये बताओ अभी कि जैसे आजकल स्टूडेंट काफ़ी एडवांस है। आजकल हमारे टाइम पे फ़ोन्स हमें नए नए मिले ही थे, आई थिंक +1 +2 में जाके। आजकल तो 5वीं 6वीं और उससे भी छोटे बच्चों के पास फ़ोन्स है। राइट। तो फ़ोन में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं एक जिसने +2 करी है वो बंदा सोचता है कि कौन सा एजेंट सही है कौन सा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन राइट। कि ट्रस्ट करना इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि इट्स अ बिग स्टेप। बिल्कुल। स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा मनी, लैक्स ऑफ मनी। लाखों में बात है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि स्टूडेंट्स अच्छे से अप्रोच कैसे करें। देखो, सबसे पहला स्टेप है एक प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड करियर काउंसलर ढूंढे जो कि स्पेशलाइज्ड हो इंटरनेशनल स्टडीज़ में, राइट। जैसे कि हम लोग हैं इंडिया में, ठीक है, ओवरसीज स्टडी एडवाइजर, OSA। चाहे और कोई भी हो बट सर्टिफाइड हो टू रिकमेंड यू कि आप इंटरनेशनली स्टडी करना चाहते हैं, आपका वो करियर पाथवे बनाए, एक मैपिंग करे, ठीक है ना। उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स बताएं, आपकी प्रोफाइल को असेसमेंट करके दिखाए कि मतलब आपने पास्ट में ये पढ़ाई करी है, आप आगे क्या करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपका यूनिवर्सिटी लेवल देखे कि आपका कितना परसेंटेज है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में फिट इन करते हो, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। आज हम बोलें कि 50-60% वाला बच्चा 80-90 वाली परसेंट वाली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वो कंपटीशन मैटर करता है। फिर आप वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वो एक पीयर प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर, बर्डन हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टिफाइड काउंसलर ढूंढें, वो आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से समझेगा, आपको चीज़ें भी अच्छी रिकमेंड करेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो आप अपने लिए ऑप्शंस भी बाहर के लिए बहुत बढ़िया ढूंढ लोगे, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो ये चीज़ ढूंढनी बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टिफाइड काउंसलर को ढूंढें एंड उनसे आप रिकमेंडेशन लें, एडवाइस लें, उनका डिस्कस करें अपनी अपॉर्चुनिटीज़, आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं करियर पाथवे में नहीं पता होता कि आगे चल के करना क्या है, जी। तो हम लोग उसमें भी असिस्ट करते हैं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर असिस्ट करते हैं 1-to-1 बेस पे। तो उससे ये होता है कि एक पर्सनल टच हो जाता है स्टूडेंट के साथ, हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट दे वांट, व्हाट वी कैन केटर, क्योंकि बहुत सारा मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एजेंट्स जी। बहुत ज़्यादा है, जी। बट वी आर डूइंग फॉर लाइक अ राइट एंड गुड कॉज, ठीक है ना। कि हम भी एक स्टूडेंट थे 2012 में, अब तब से लेके अभी तक, सो हमने पूरी जर्नी देखी, एक पूरा मतलब एक एरा देखा है कि चलते हुए आ रहा है, ठीक है। पर ये जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे शुरू से यही कोशिश है कि सबको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करें, ताकि मतलब आगे जाके स्ट्रगल ना हो, जो हमने देखा है। जी। जी। ठीक है ना। तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 2020 में, 2020 ड्यूरिंग द कोविड। ड्यूरिंग द कोविड। तो मैं मतलब अपनी ऑडियंस जो मेरी देख रही है मैं उनको बोल सकता हूँ कि आपको अप्रोच करें, जो स्पेशली न्यूजीलैंड और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए जो आना चाहता है न्यूजीलैंड में, बिकॉज न्यूजीलैंड में शिवम भाई रहते हैं। तो कोई भी ऑडियंस जो भी देख रहा है अपनी फैमिली से डिस्कस करके अगर वो न्यूजीलैंड के लिए आना चाहते हैं तो आप शिवम भाई से गाइडेंस इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही होंगी एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये प्रॉपर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जैसा इन्होंने मेंशन करा है कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आज की डेट में, तो क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, आपको नहीं पता कि आपका एक कोर्स सिलेक्शन, एक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपका कैसा एक जॉब प्रोस्पेक्ट बना सकता है। बिल्कुल। तो वो एक डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। राइट। तो अब आप फिर भी ऑडियंस के लिए मैं पूछता हूँ ये सवाल कि अब जैसे कोई +2 वाला बच्चा है, ठीक है, उसकी आप फील्ड बाय फील्ड की, कोई आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, उनको कौन से कोर्सेज लेके न्यूजीलैंड में आना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करोगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा जो भी ये ऑडियंस देख रही है, क्योंकि हर किसी के डाउट्स होते हैं किस टाइप का कोर्स, किस लेवल का हाँ, कोर्स। कि पता होना चाहिए बाहर स्टडी कैसी है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी ऑप्शंस है बट फिर भी बहुत सारे लोग बाहर आना चाहते हैं, तो उनको एक थोड़ी गाइडेंस मिल पाए तो वो अच्छा है। करेक्ट। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है यहाँ की स्टडीज़, जो कि हमने भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम भी स्टूडेंट थे यहाँ पे। तो जैसे कि आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जैसे आप जैसे कि मैं जैसे बैचलर्स कर रहा था, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जल्दी। तो मुझे 200 आवर्स की इंटर्नशिप मैंडेटरी थी मेरी स्टडीज़ के अंदर, राइट। विच मीन्स कि मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है बिफोर आई कंप्लीट माई डिग्री।
जी। कितनी बढ़िया चीज़ है कि अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है और बिल्कुल। उसके बाद आप एक रियल वर्ल्ड में उतरते हो जॉब के लिए, तो वो एक्सपीरियंस आपको विद इन डिग्री मिल गया है कि हाँ भाई 200 आवर्स का इंटर्नशिप, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, करना ज़रूरी है। तो वो देखो कितने आपका स्किल्स एड ऑन कर देता है बिफोर इवन यू ग्रेजुएट। राइट। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप आ रहे हो न्यूजीलैंड, ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है स्टडीज़ के अंदर। करिकुलम काफ़ी अच्छी तरीके से डिवाइडेड है, जैसे कि टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होती है। तो एक ये बैलेंस है। आपकी स्टडीज़ 2 या 3 दिन होती है, ज़्यादा आपके डेज भी कंज्यूम नहीं होते हैं। साइड बाय साइड आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो 20 आवर्स अ वीक एज अ स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें एक वर्क लाइफ बैलेंस और आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाती है कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग कल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। राइट। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपने पूछा कि 12th में, अगर 11th-12th में किसी के पास आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, सो अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें, सो अगर किसी का अकाउंटिंग साइड या फाइनेंस साइड स्ट्रॉन्ग है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट है विद द नंबर्स, दे कैन ऑप्ट फॉर अकाउंटिंग और फाइनेंस। इवन एनालिटिक्स के लिए भी जा सकते हैं वो लोग, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। राइट। तो वो काफ़ी एक अच्छा कोर्स है। बैचलर्स के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं फाइनेंस या बिजनेस एनालिटिक्स में या अकाउंटिंग में, क्योंकि इस टाइप की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में है। मार्केट के अंदर। जी। क्योंकि एक तो ये क्या है कि आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उसको भी फुलफिल कर देता है मैनेजमेंट साइड पे। दूसरा, आपको एक स्किल भी ऐड ऑन कर देता है स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो डिग्री के अंदर आप पढ़ते पढ़ते ही एक चीज़ को स्पेशलाइज कर लेते हो, फिर अब जब जॉब ढूंढने जाते हो तो आपको एक स्किल्ड जॉब भी मिल जाती है। ठीक है। अगर हम लोग साइंस की बात करें, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल नॉन मेडिकल ले रखा है, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, इन टाइप के कोर्सेज में जाने का फ़ायदा ये है कि ये डिमांड में है न्यूजीलैंड के अंदर स्पेशली। तो बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कल को मैं क्या करूँगा। तो इन कोर्सेज के अंदर इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप मैंडेटरी है मोस्टली ऑप्शंस के अंदर। और हम मेडिकल की बात करें, वी कैन गो फॉर बैचलर ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ साइंस या नर्सिंग एज वेल। तो ये भी काफ़ी डिमांड में है। हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स हो गए, नर्सिस हो गई, काफ़ी डिमांड में है। मतलब कंट्री इनको काफ़ी अच्छी तरीके से रिकग्नाइज करती है इस स्किल सेट को। राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पास्ट पढ़ाई है एंड जो फर्दर पढ़ाई है वो थोड़ी सी अलाइंड रहे। राइट। और एक रह गया आर्ट्स। मोस्टली आई थिंक आर्ट्स वाले बहुत होंगे। आर्ट्स के लिए भी जी। हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप आर्ट्स कर रहे हो तो हॉस्पिटैलिटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। राइट। हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपका जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड है, सो यू कैन डेफिनेटली गो इनटू हॉस्पिटैलिटी। अच्छी चीज़ क्या है, जॉब्स की कमी नहीं आती कभी भी। आप अगर न्यूजीलैंड को देखो, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। तो टूरिज्म आता है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो करता है। जी। तो आप चाहे टूरिज्म साइड पे जाओ या होटल मैनेजमेंट में जाओ या हॉस्पिटैलिटी में जाओ, तो जॉब्स की कमी नहीं आएगी और एक अच्छा स्किल सेट है अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाते हो। मैंने बहुत साल हॉस्पिटैलिटी में काम किया है, लगभग 8 से 10 साल रेगुलर मैंने काम किया है। तो मुझे कस्टमर एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशंस, इन चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना ये है कि लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटैलिटी क्या ही करेंगे, बट ऑप्शंस बहुत वाइड हैं। राइट। तो फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को साथ साथ ये बता दूं कि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग है। आप ये वीडियो देख के मतलब ये मत सोचना कि आर्ट्स है तो भाई ने ये कोर्स रिकमेंड करे तो यही में चल जाए। आई स्टिल से कि आप एडवाइस लो, कॉन्टैक्ट करो एंड दिल गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स हो तो। आई थिंक बिकॉज मैं भी आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट आईटी में काफ़ी रहा है, तो मैं आईटी की स्टडी पे आया था। तो ऐसे भी मतलब आप व्हेन यू टॉक, बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पे, तो आप डिस्कस करके आप प्लान करके आ सकते हो। तो भाई +2 के बच्चों की हमने बात कर ली, कौन से कोर्स आपने जो रिकमेंड करे उसमें आ सकते हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर बैचलर पे, कि जिनको कॉलेज का एक्सपीरियंस है, उन्होंने 3 साल बैचलर में इंडिया में लगा दिए हैं, मे भी शायद थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि बैचलर के बाद मोस्टली हाँ जी, जॉब वगैरह स्टार्ट कर देते हैं हम लोग वहाँ पे। करेक्ट। तो अगर वो यहाँ पे आना चाहते हो, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे कि डिप्लोमा लेके आना चाहिए, मास्टर्स में आना चाहिए, एंड कैसे? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने बीबीए कर ली है इंडिया जी। में, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर ली है, एंड आपने उसके बाद एक्सपीरियंस ले लिया है 2 साल का, आपने इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग ले लिया है, या आपने इनटू फाइनेंस साइड ले लिया है, या आपने ह्यूमन रिसोर्स में ले लिया है। तो हम लोगों का जो अप्रोच होता है टूवर्ड स्टूडेंट की, मतलब स्टूडेंट हमसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। सो आवर आंसर इज़ कि गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री, डोंट गो फॉर अ डिप्लोमा। उसकी एडवांटेज क्या है कि मास्टर करने के बाद आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है।
Right. तो एक वो लॉन्ग स्टे वाली बात है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं ना कि मतलब कुछ लॉन्ग जर्नी, एक लॉन्ग सेटलमेंट, एक लंबा स्टे बैक पीरियड मिल जाए. जी. सो दैट इज़ द रिकमेंडेशन. एंड कोर्स की बात करें तो अगर आपका एक्सपीरियंस वेल डिज़ाइंड है, आपका ऑलरेडी आपने वो एक्सपीरियंस गेन कर लिया है अपने करियर में, फॉर एग्जांपल 2 साल का एक्सपीरियंस आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कर लिया है, सो यू कैन गो फॉर अ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्पेशलाइज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर आपने फाइनेंस साइड पे कर लिया, यू कैन गो फॉर मास्टर ऑफ फाइनेंस. काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली इन न्यूजीलैंड. अगर आप क्या कहते हैं, कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, अगर आपने बैचलर बीटेक कर लिया कंप्यूटर में, या आपने बीएससी इन कंप्यूटर करा हुआ है, वी डू हैव ऑप्शंस ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इस टाइप के कोर्सेज काफ़ी हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे. अगेन आप 1 साल का कोर्स करो, आप 1.5 साल का कोर्स करो, आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है. तो ये चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हैं, क्योंकि आपका जो बैचलर्स है एंड एक्सपीरियंस गेंड है, उसके बेसिस पे आपका जो मास्टर्स का एजुकेशन है वो आप सॉर्ट कर सकते हो. हाँ, एंड कि ऑलरेडी वो एक पाथवे उनका बना हुआ है बैचलर्स में, उनको पता है कि हाँ यार मैंने इस चीज़ में इतना टाइम स्पेंड करा है, वर्क एक्सपीरियंस का इतना टाइम है, या मैं फ्रेश आउट हूँ बैचलर में, तो उनके लिए इजी आई थिंक पाथवे चूज़ करना कि अगर मैंने मेडिकल करा है तो मैं मेडिकल में ही जाऊँ, अगर करेक्ट, मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मैं इंजीनियरिंग में ही जाऊँ, करेक्ट. तो उनका सॉर्टेड है. और उसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है ऑन योर सीवी. हम्म, आपने यहाँ से मास्टर्स करी, आपने जी. पीछे से बैचलर्स करी हुई है, हम्म, आपने एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है, जी. वो भी सीवी पे है. हम्म, तो आप एनी टाइम बेटर हो किसी फ्रेश मास्टर ग्रेजुएट से, बिल्कुल. क्योंकि आपका इंडिया का एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है. राइट. अगर यही चीज़ आपने फील्ड स्विच कर दी होती, फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, जो कि रिकमेंडेशन नहीं है हमारी, बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब हो रहा है उससे, आपको फ्रेश जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है. तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि मतलब वेल अलाइंड रहो थोड़ा सा. तो उससे क्या है कि आपको जॉब हंटिंग में ईजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे यही है कि जॉब कैसे ढूंढे. जॉब आपके स्किल सेट से ही आनी है. राइट. तो वो लोग मतलब ऐसे ट्राई ना करें कि अगर आपने बैचलर्स आपने करी है कंप्यूटर साइंस में, तो आप नर्सिंग में या किसी और कोर्स में मत आओ, उससे आपका बैकग्राउंड भी ख़राब होता है एंड आप फ्रेश यहाँ पे ऐसे काउंट होते हो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है. क्योंकि आप ये देखो कि आपका वो सारा मैप खराब हो गया है. आपने बीबीए करी, आपने उसी फील्ड में जॉब करी, आके आपने स्विच कर लिया, तो पास्ट एक्सपीरियंस तो खत्म हो गया. फिर आप एक ऐसा नया ग्रेजुएट मार्केट में उतरे हो, फिर आप कहते हो जॉब नहीं मिल रही. सो दैट आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस आज की डेट में, कि स्विचिंग के अंदर यही दिक्कत आ रही है कि आपको फिर उस, जब वो कहते हैं ना कि वो सैलरी ब्रैकेट नहीं मिल रहा, मुझे 6 डिजिट नहीं मिल रहा वो सैलरी पैकेज, दैट इज द रीजन. क्योंकि आप इतना ड्रास्टिक चेंज ले आते हो प्रोफाइल के अंदर, और फिर उसकी ग्रोथ भी उसी तरीके से स्लो होती चली जाती है. राइट. तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मेरा है कि चैलेंजेस. ठीक है, कि आज से 10 साल पहले जब जिस टाइम हम आए और आज क्या बदलाव आया. पूरा एक डेकेड हमने देखा है, हाँ पर जी. आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या बदलाव, क्या चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस की बात करें तो एक लिमिटेड रिसर्च होती थी आज से 10 साल पहले. इतने ऑप्शंस नहीं थे हमारे कोर्सेज को लेके. आज की डेट में देखो तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एंड पॉलिटेक्स में काफ़ी वेरिएशन आ गई है कोर्सेज की. काफ़ी सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस भी हो गए हैं काफ़ी लेवल्स पे, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो. तो एक तो वो बहुत एक्सप्लोर, एक वाइड एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए. दूसरी चीज़, उस टाइम पे हम लोग जैसे अप्लाई करते थे तो मोस्टली हम लोग डिपेंडेंट होते थे एजेंट्स के ऊपर कि कैसे होगा क्या होगा. आजकल काफ़ी चीज़ें हम लोग अपने आप भी कर सकते हैं. तो जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी या कोर्स खुद अगर सोच रखा है, तो वो वाले चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, क्योंकि पहले हम लोगों को पता ही नहीं होता था. हाँ, फिर आपको सिटी वाइज पता लग गया है कि आपकी कौन सी सिटी ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड है, कौन सी कम है, आपको शोर शराबा ज़्यादा पसंद है या आपको शांत रहना ज़्यादा पसंद है. तो वो टाइप के चैलेंजेस भी खत्म हो गए आज की डेट में. हम लोग, मैं अगर बात करूँ 2012 की, तो आई लैंडेड अप इन क्राइस्ट चर्च. तो मैं तब से क्राइस्ट चर्च में हूँ, मैं कभी मूव आउट हुआ ही नहीं. तो मुझे ये पसंद आता है. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक इशू होता है कि नहीं, हमें वैसे ही माहौल चाहिए जैसे इंडिया में है. तो आई रिकमेंड ऑकलैंड चले जाओ, वेलिंगटन चले जाओ. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो चैलेंजेस क्या हैं कि अगर आपको अपने कोर्स से रिलेटेड फॉर एग्जांपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है. क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली इंडिया में, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्ट आगे क्या मिलेगा, क्या प्रोग्रेशन मिलेगा. तो ये टाइप के चैलेंजेस काफ़ी आ रहे हैं आजकल, क्योंकि
आप कह रहे हो कि एआई काफ़ी आ गया आजकल, ठीक है, ऑटोमेशन काफ़ी आ गया है, तो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि मतलब किस टाइप के कोर्सेज करें तो क्या मिलेगा। उस टाइम पे तो हम लोग आ जाते थे, हमें ये होता था कि आके पता चल कर हम देख लेंगे क्या होगा, बट आजकल काफ़ी स्मार्ट अप्रोच हो गई है, तो ये इस टाइप के चैलेंजेस हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उस टाइम पे मैं आया था तो मुझे ऑनलाइन अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी 2012 के अंदर। मैंने कॉलेज को मेल लिखी, उन्होंने एक आधा ऑप्शन निकाल के दिया, थोड़ी सी असिस्टेंस हो गई। आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट्स इंटीग्रेटेड हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ, दे डू हैव लिंक्स एज वेल, क्या कहते हैं, अकोमोडेशन पार्टनर्स के साथ, तो वो टाइप के चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं। पिकअप सर्विस स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ, वो चैलेंजेस खत्म हो गए। मैं खुद टैक्सी करके आया था उस टाइम पे, मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकला और सीधा मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं अकोमोडेशन गया, फिर वहाँ से मैंने अपनी कीज़ पिक करी, फिर मैं अपने रूम पे गया। तो ये टाइप के चैलेंजेस आज ख़त्म हो गए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। दूसरी चीज़, काफ़ी कल्चरल क्लब्स खुल गए हैं विद इन यूनिवर्सिटी एंड पॉलिटेक, तो एक वो कम्युनिटी बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। आज आप मेरे से बात करो कि आप कितने लोगों को जानते हो, मैं कई सौ लोगों को जानता हूँ। उस टाइम पे बात करो तो मैं दो चार लोगों को जानता था जो मेरे साथ पढ़ रहे होते थे या जो मेरे साथ फ्लैटमेट्स होते थे। तो ये चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। तो इससे क्या है कि आजकल असिस्टेंस हो जाती है एक दूसरे को, एक सहारा हो जाता है कि मतलब आप विद इन अ कम्युनिटी रह रहे हो। जी जी। ऑल गुड शिवम भाई। तो अब हम बात करते हैं, पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं करते हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस कमेंट करके मेरे को बताए अगर वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहती है राइट। तो हम उस पे लेके आएंगे। अदरवाइज नहीं तो इतना लंबा हो जाएगा, ऑडियंस को भी बोर लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना, एंडलेस है। हाँ, एंडलेस है कि इस पे आप जितनी बात कर लो उतनी कम लगेगी, करेक्ट। क्योंकि हर एक बंदे की कैपेबिलिटी अलग है और ये टॉपिक इतना वाइडली ओपन है कि आप घंटों भी बात कर सकते हो। बिल्कुल। अब आप मेरे को ये बताओ कि हम इसको कंक्लूड करते हैं कि आप एडवाइस और टिप क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? देखो, एडवाइस यही है, मैंने बीच में भी बात करी है कि एक राइट काउंसलर, एक राइट गाइडेंस के साथ चलो, जी। तो आपको एक अच्छा कोर्स, उस कोर्स के बारे में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड कंट्री स्पेशली न्यूजीलैंड, तो ये टिप्स होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो आना चाह रहा है। जी। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बात करें कि मेन फोकस क्या होना चाहिए व्हेन यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज़ या पॉलिटिक्स एज वेल, तो आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो आपको एक हर एडमिशन ऑफिसर पूछता है कि व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स, तो उसमें मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है अपना करियर पाथवे, कि आपने क्या किया पास्ट में, आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, ये वाला कोर्स क्यों करना चाहते हो, इसके क्या बेनिफिट्स हैं लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे आप वापस कंट्री में अपनी जाओगे, क्या करोगे, कैसे आपका करियर प्रोग्रेशन होएगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हुए आजकल तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी डाल लेते हैं, बट टिप बहुत ज़रूरी ये है कि चैट जीपीटी अब डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। राइट। तो एडमिशन ऑफिसर्स आजकल इसको डिटेक्ट कर लेते हैं एंड दे डोंट गिव यू ऑफर ऑफ प्लेस दैट इजीली, राइट। क्योंकि हर कोई आजकल चैट जीपीटी 4 कमांड डाली और अपना एसओपी बना लेगा, बट पैराफ्रेज योरसेल्फ, मतलब अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसके अंदर पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक ये मोटिवेशन का काम करता है टू गेट दैट कोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका ये क्या कहते हैं वेल अलाइंड होगा अपने पास्ट कोर्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में भी काफ़ी आसानी होती है ऑन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज लेवल एज वेल, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये देखती है कि यू आर एक्चुअली फोकस्ड टूवर्ड्स योर स्टडी, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, उसमें भी मोटिवेशन लेटर लगता है आपका। तो इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखें तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ कि जैसे आप कोर्स या अपना इंटरेस्ट स्विच करते हैं, ठीक है, आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर लिया एंड देन यू आर स्विचिंग टू आईटी विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी तो चलो आपके मोटिवेशन है एसओपी पे आपको ऑफर लेटर दे देगा, बट अगर आपका एम्बेसी से इंटरव्यू आ जाता है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट, तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, योर मोटिवेशन टू स्टडी एंड कमिंग टू दिस कंट्री वो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। सो एक ये रिस्क है। सो एक वेल अलाइंड कोर्स, एक एक्सपीरियंस, एक फ्यूचर प्रोग्रेशन, इट वर्क्स हैंड इन हैंड। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आई होप ऑडियंस जो देख रही है उनको गाइडेंस मिल रही होगी कि अपना जो करियर है आपने बनाना है उसको प्लीज़ आप एक मैपिंग करके आए कि आप बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इतने लाखों स्पेंड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट
आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कहा है बिल्कुल कि वो प्रॉपर एक होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके आपका पाथवे जो है यहाँ पे स्टेबल हो सके, आपको जॉब इजली मिल सके एंड आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर सको। बिल्कुल, आने से पहले सोचे, आने के बाद ना सोचे, देन इट्स गोना बी टू लेट। राइट। थैंक यू सो मच शिवम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जल्दी मुलाकात करेंगे हम फिर से। बिल्कुल जो ऑडियंस मेरी देख रही है वो कमेंट करके मेरे को बताए कि अगर उनका कुछ और इंटरेस्ट है जो पूछना चाहते हैं एंड हम उस पर फिर से बात करेंगे एंड आई होप इससे हेल्प मिल सके आप सब लोगों को एंड थैंक यू सो मच शिवम भाई आपके टाइम के लिए। थैंक यू साजन, And, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, टू डिस्कस आर एक्सपीरियंस, आर नॉलेज, एंड अगर किसी को इससे हेल्प मिलती है, सो व्हाई नॉट। जी जी, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच।